अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या चीज़ है, और फिर इसके ऊपर हम कुछ दो तीन एग्जांपल जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, और डिफिनीशन में है कि इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स in a sample space S, and if probability of B is not equal to 0, then the conditional probability of the event A given that event B has occurred. इसमें ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली, ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम एक कंडीशन लगाते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास दो इवेंट्स है जिसको हमने एक को ए नाम दिया है और दूसरे को बी नाम दिया है। तो इसमें हम कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को हम तब फाइंड कर सकते हैं जब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो ऑलरेडी गिवन हो। एक सिंपल सी एग्जांपल हम लेते हैं कि लेट्स सपोज कंडीशन एक लगाते हैं कि कोई भी स्टूडेंट जो है वो फाइनल के पेपर तभी दे सकता है जब उन्होंने मिड टर्म का पेपर दिया हो। मतलब है हमने एक कंडीशन लगा दी। ठीक है, तो यहाँ पे सैंपल स्पेस की बात हो रही है, और आप लोगों को पता है कि किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो टोटल आउटकम्स होते हैं वो उस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस कहलाते हैं। तो उसी सैंपल स्पेस के अंदर अगर हमारे पास दो इवेंट्स हो, ठीक है, तो एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम तब फाइंड कर सकते हैं जब ऑलरेडी दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी मौजूद हो। क्लियर है? और वो किस तरह से हम उसको देखेंगे, तो जब हम न्यूमेरिकल एग्जांपल करेंगे तो ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम दो इवेंट के लिए किस तरह से लिखते हैं, तो हम इसको लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। ये जो हमने दरमियान में स्लैश डाला है ना, ठीक है, ये जो डिवाइड का साइन है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में इसको हम कहते हैं गिवन दैट। ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसको हम फाइंड करेंगे गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। क्लियर है? अच्छा, तो इसका फार्मूला हम लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, इसको हम दो तरीकों से लिख सकते हैं। एक तो ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हमारे पास बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, और डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। तो जो भी हमें कोई क्वेश्चन गिवन होगा उसमें हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करेंगे अगर हमारे पास फॉर्म इस तरह से बनती हो। ठीक है, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हो तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए हो तो फिर हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। इसका जो न्यूमरेटर है वो दोनों का सेम है, और डिनोमिनेटर में अगर गिवन दैट के बाद जो इवेंट होता है वो हमारे पास डिनोमिनेटर में आएगा। यानी कि इसमें देखो बी गिवन ए है तो ए हमारे पास डिनोमिनेटर में आएगा। यहाँ पे देखो ए गिवन बी है तो बी जो है ये डिनोमिनेटर में आएगा। किस तरह से पता चलेगा, तो ये आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट से अंदाजा होगा कि उसमें आपने बी गिवन ए फाइंड करना है या ए गिवन बी फाइंड करना है। क्लियर है? अच्छा, अब हम इसके ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं और इस पे बात करते हैं कि आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि आपने इसके ऊपर जो है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला अप्लाई करना है। तो हम एग्जांपल में देखते हैं। हमारे पास एग्जांपल है कि अमजद took 2 tests, the probability of her passing both tests is 0.6.
अब देखो, सबसे पहले आपने क्वेश्चन में से डेटा कलेक्ट करना है कि क्वेश्चन के अंदर कौन सी चीज की वैल्यू गिवन है। अगर हम इस वाली लाइन को देखें कि जिसमें लिखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर पासिंग बोथ टेस्ट, उन्होंने 2 टेस्ट दिए हैं और दोनों टेस्ट की जो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी है वो 0.6 है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हमारे पास क्या है, 0.6 है। यहाँ पे हमने लेट सपोज सोल्यूशन में टेस्ट 1 को जो है ए कहा है और टेस्ट नंबर 2 जो था उसको हमने बी कहा है। ठीक है, तो सोल्यूशन में हमने लिखा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग बोथ ए एंड बी टेस्ट, यानी कि दोनों टेस्ट की जो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी है, उसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये हमारे पास बराबर है 0.6 के। ठीक है, अब हम आते हैं अगली लाइन की तरफ। उसके बाद लिखा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर पासिंग द फर्स्ट टेस्ट इज 0.8। अब देखो, जो पहला टेस्ट था उसको हमने ए कहा था और जो दूसरा टेस्ट है उसको हमने बी कहा है। तो ऊपर जो प्रोबेबिलिटी गिवन है वो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी है। इस वर्ड से हमें पता चलता है कि दोनों की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, और जो ये वाली लाइन है तो वो कह रहा है कि फर्स्ट टेस्ट का मतलब ये होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो 0.8 के बराबर है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हमने लिखा है, इसको आप देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर पासिंग द फर्स्ट टेस्ट इज 0.8। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी लिख देते हैं, ये बराबर है 0.8 के। ठीक हो गया, अब हम आते हैं अगली लाइन की तरफ। अब अगली लाइन में हमने डिसाइड करना है कि हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को किस तरह से लगाना है। इस लाइन पे आप गौर करो तो लिखा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर पासिंग द सेकंड टेस्ट। सेकंड टेस्ट को हमने बी कहा था, तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में इसको बी लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले। और यहाँ पे जो फर्स्ट टेस्ट है उसको हमने ए कहा था, इसको मैं ए लिख देता हूँ ब्रैकेट में ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए कि हमने बी गिवन ए फाइंड करना है या ए गिवन बी फाइंड करना है। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं। लाइन को देखो कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर पासिंग द सेकंड टेस्ट गिवन दैट शी हैज पास्ड द फर्स्ट टेस्ट। आपको पता कैसे चलेगा कि आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अप्लाई करना है? तो आपको ये वाला वर्ड मिलेगा गिवन दैट का। जैसे हमने डिफाइन किया ना कि हमने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ठीक है, या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। तो यहाँ पे आपको जहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो वहां पे आपको ये वाला वर्ड मिलेगा गिवन दैट का। ठीक है, तो जहाँ पे आपको ये गिवन दैट का वर्ड मिले तो आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगाना है। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कौन सा फार्मूला लगाना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए लगाना है या ए गिवन बी लगाना है? तो इस बात पे गौर करो कि गिवन दैट के बाद वाला जो इवेंट आता है ना वो डिनोमिनेटर में आपने लगाना है। डिनोमिनेटर में मतलब कि जो लाइन गिवन दैट की लाइन है उसके बाद जो है ये वाला इवेंट आपने लगाना है जो गिवन दैट के बाद आता है। अब इसमें देखो, वो कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर पासिंग द सेकंड टेस्ट गिवन दैट शी हैज पास्ड द फर्स्ट टेस्ट। तो ये फर्स्ट टेस्ट वाला जो है ये गिवन दैट के बाद आया है, तो हमने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सॉल्यूशन में। देखो यहाँ पे हमने लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए और इसको हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो जब हमें इसको फाइंड करना है तो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए ये बराबर है किस चीज के? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और डिनोमिनेटर में क्या है? ए है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब ये दोनों वैल्यूज हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद है जो हमने ये वाले लिखते हैं। इसको इसमें पुट कर दो तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 0.75। ठीक है, आसान है, बस
आपने सिर्फ ये लाइंस पे थोड़ा सा गौर करना है कि कहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी फाइंड करना है कि बी गिवन ए फाइंड करना है। ठीक है, एक दूसरी एग्जांपल चेक करते हैं। एग्जांपल में लिखा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल ऑफ 2 डाइस विल बी ग्रेटर देन 9 गिवन दैट द फर्स्ट डाई इज अ 5। अब देखो, जब हम 2 डाइस थ्रो करते हैं, ये काफी बार हमने इसको डिस्कस किया है। जब हम 2 डाइस थ्रो करते हैं तो सबसे पहले हम उसका सैंपल स्पेस बनाएंगे। ठीक है, और सैंपल स्पेस हमने ऑलरेडी कई लेक्चर्स में जो है वो हम बना चुके हैं। ठीक है, तो जब हम इसका सैंपल स्पेस बनाते हैं तो हमारे पास 2 डाइस के लिए सैंपल स्पेस इस तरह से बनता है 1 1 1 2 अप टू 6 6। ठीक हो गया। अब हम आते हैं दोबारा क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल ऑफ 2 डाइस, टोटल ऑफ 2 डाइस का मतलब है सम ऑफ डॉट्स, यानी कि इसमें ये 2 डॉट्स है, इन दोनों को प्लस करो तो आंसर 2 आ जाएगा, 1 और 2 को प्लस करो तो आंसर 3 आ जाएगा, 1 और 3 को प्लस करो तो आंसर आ जाएगा 4। तो इसका मतलब ये है टोटल ऑफ 2 डाइस यानी कि सम ऑफ डॉट्स। ठीक है, विल बी ग्रेटर देन 9। अब इसमें जो ये वाली लाइन है इसको लेट्स सपोज हम कह देते हैं ए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है इसके लिए, ये देखो, let A represent the event that the sum of dots is greater than 9। जो वो पहली बात कर रहा है ना पहले लाइन में, ये वाली के the sum of dots या the total of 2 dice will be greater than 9, तो इसको हमने इवेंट A कहा कि वो वाले इवेंट जो के ग्रेटर देन 9 है। और दूसरा गिवन दैट, अब देखो यहाँ पे दोबारा से आपके पास गिवन दैट का वर्ड यूज हुआ है। तो गिवन दैट का मतलब ये होगा कि हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अप्लाई करनी है यहाँ पे। ठीक है, और गिवन दैट के बाद वाला जो इवेंट आता है वो डिनोमिनेटर में होगा। अब यहाँ पे देखो, इसको हमने ए का नाम दिया और गिवन दैट के बाद वाला जो आता है इसको हमने बी का नाम दिया। ठीक हो गया। अच्छा, और दूसरे में क्या है कि द फर्स्ट डाई इज ए 5, यानी कि फर्स्ट डाई का मतलब ये है, ये वाली जो लाइन है ना, इसमें फर्स्ट डाई आपके पास ये है, ये फर्स्ट डाई है 5, ये फर्स्ट डाई है 5 और ये फर्स्ट डाई है 5। इसी तरह ये पूरी रो जो है ये फर्स्ट डाई में वो वाले इवेंट्स जिसमें फर्स्ट पे पहले नंबर पे 5 आता हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो द फर्स्ट डाई इज ए 5, तो इसमें भी 5 आता है, इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, इसमें भी। ठीक है, लास्ट तक। और हमने यहाँ पे लिखा एंड बी रिप्रेजेंट द इवेंट that the first die is 5 then। अब देन के बाद हम उसके लिए सेट्स लिखते हैं कि ए के अंदर कौन कौन से इवेंट्स आएंगे और बी के अंदर कौन से आएंगे। अब देखो, ए को हमने कहा था कि हमारे पास वो वाले इवेंट्स जो कि ग्रेटर देन 9 हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पूरे सैंपल स्पेस में वो वाले इवेंट्स लेंगे जिसका सम 9 से ग्रेटर हो। ठीक है, तो 4 और 6 को प्लस करेंगे तो इसका आंसर आ जाता है 10। 5 को प्लस करेंगे, इसका भी 10, इसका 11, इसका 10, इसका 11, इसका 12। तो हमारे पास 36 इवेंट्स में ये 6 इवेंट ऐसे है जिसका सम जो है वो ग्रेटर देन 9 है। ठीक है, तो ए की अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, इसको काउंट करो 1 2 3 4 5 6, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 6 ओवर 36 और ये आपके पास आ गया 1 ओवर 6। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो। और दूसरा हमने कहा था कि बी हमारे पास वो इवेंट है जिसमें पहले नंबर पे जो है वो 5 हो। तो 5 हमारे पास एक रो में है, ये भी 6 इवेंट्स है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 6 ओवर 36। ठीक है, और इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1 ओवर 36। ठीक है, 12 इसकी प्रोबेबिलिटी की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन इसको भी फाइंड कर लेते हैं। अब देखो, अब चूंकि हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए हमें इंटरसेक्शन भी चाहिए। ठीक है, पहले क्वेश्चन में ऑलरेडी उन्होंने प्रोबेबिलिटी दी हुई थी कि दोनों की प्रोबेबिलिटी इसके बराबर है, तो हमने डायरेक्ट वैल्यू लगाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी की। अब यहाँ पे उन्होंने सिर्फ प्रोबेबिलिटी
उसने इवेंट ए कहा था और इवेंट बी कहा था। अब इन दोनों में से हम खुद अपने लिए इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, ठीक है। और इंटरसेक्शन क्या होता है कि दोनों सेक्स के दरमियान जो कॉमन नंबर्स होते हैं, तो उसमें एक 5 है, ठीक है, और एक जो है वो 5 है, ठीक है। तो ये दो इवेंट्स है हमारे पास, तो ये इंटरसेक्शन हमारे पास आ गया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे दो इवेंट्स है, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/36। इसको सिंप्लीफाई करो, इसका आंसर आ जाएगा 1/18, ठीक है। हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। अब देखो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए क्यों लिखा। अब यहाँ पे देखो दोबारा क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अच्छा, what is the probability that the total of dice will be greater than 9, ठीक है। इसको हमने A का नाम दिया है और given that इसको हमने B का नाम दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे given that के बाद यहाँ पे मैं इसको आपकी आसानी के लिए B लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको A लिख देता हूँ। क्लियर है। अब देखो, अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, यानी कि गिवन दैट के बाद का जो इवेंट है वो हमने फाइंड करना है। तो हम क्या फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी फाइंड करेंगे, ठीक है, ए गिवन बी, ठीक हो गया। अब हम सोल्यूशन पे आते हैं। अब सोल्यूशन में देखो हमने लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी इसको चेंज करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी है, ठीक है, बी गिवन ए नहीं है। और इसको भी चेंज करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हो या बी गिवन ए हो, तो न्यूमरेटर का जो पार्ट है वो दोनों के लिए सेम है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे ए हो तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू आएगी, और यहाँ पे अगर गिवन दैट के बाद बी हो तो डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, इसकी वैल्यू हमने पुट की। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू हमने पुट की 1/6, ठीक है। अब इन दोनों को हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 1/3। क्लियर है, ठीक है। अब इसको कैसे करते हैं, ये जो है 1/18 डिवाइड बाई 1/6, तो ये डिनोमिनेटर में है, ये ऊपर चला जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, और इसकी कटिंग कर दो तो ये आपके पास 1/3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप कंडीशनल प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई कर सकते हो। एक और एग्जांपल है, इसको आप फिर बाद में ट्राई कर लेना अपने लिए। एग्जांपल में है कि एट अ सर्टेन एलिमेंट्री स्कूल इन पंजाब द स्कूल रिकॉर्ड ऑफ the past 10 years shows that 75% of the student comes in school van, ठीक है, and 20% of the students use their own bikes and school van both. What is the probability that such a randomly selected student will be a bike users given that, अब देखो आपको यहाँ पे भी गिवन दैट का वर्ड मिल रहा है, इसका मतलब ये है आपने कंडीशनल प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है। गिवन दैट ही और शी कम्स इन अ स्कूल वैन, ये आपके लिए मैं आसान कर देता हूँ, फिर आप लोग इसको ट्राई कर लेना। एट अ सर्टेन एलिमेंट्री स्कूल इन पंजाब द स्कूल रिकॉर्ड of the past 10 years shows that 75% of the students come in school van. तो जो स्कूल की बस में आते हैं उसको लेट्स सपोज मैं ए कह देता हूँ, ठीक है, क्लियर है। और एंड 20% ऑफ द स्टूडेंट यूज देयर ओन बाइक्स एंड स्कूल वैन बोथ, और जो इसको मैं कह देता हूँ ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको मैंने इंटरसेक्शन क्यों कहा ये भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो पहला तो वो कह रहा है कि 75% का मतलब ये है 0.75, ठीक है, यानी कि 75 ओवर 100। इतने जो 75% जो स्टूडेंट्स है वो स्कूल की वैन में आते हैं,
ठीक है। उसके बाद जो 20% स्टूडेंट्स है वो कभी अपनी बाइक यूज करते हैं और कभी जो स्कूल की बस है उसमें आते हैं। तो इट मीन्स कि यहाँ पे वो दो कंबाइन चीजें यूज कर रहे हैं। देखो, विल बी द स्टूडेंट यूज देयर ओन बाइक्स एंड स्कूल वैन बोथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो बोथ का वर्ड यूज हुआ है तो इसका मतलब ये है कि 20% जो स्टूडेंट्स हैं वो इंटरसेक्शन में आएंगे कि जो कि स्कूल की वैन भी यूज कर रहे हैं और अपने बाइक्स भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो एक प्रोबेबिलिटी आपके पास ये आ गई है, ये आप समझो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, क्योंकि 75% है। इसका मतलब ये होता है कि 75 डिवाइड बाई 100, तो ये आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। और इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है ये आपके पास 20% है। तो अब फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सच अ रैंडमली सेलेक्टेड स्टूडेंट विल बी अ बाइक यूजर। ठीक है, बाइक यूजर में कौन से थे, 20%। ठीक है, गिवन दैट ही शी कम्स इन अ स्कूल वैन। ठीक हो गया, तो यहाँ पे आपके पास इसको आप जो है इसको बी कह लो। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ बी। ठीक है, और गिवन दैट के बाद स्कूल वैन को हमने कहा था, इसको हमने कहा था ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि एक तो हमारे पास यहाँ पे आ गए दोनों, यानी कि इसके अंदर हमारे पास दो चीजें हैं। एक स्टूडेंट्स तो वो है जो कि स्कूल की बस यूज कर रहे हैं, तो उसको हमने कह दिया ए। ठीक है, और जो अपनी बाइक्स यूज कर रहे हैं उसको हमने यहाँ पे कह दिया बी। ठीक हो गया, यानी कि इसमें तीन चीजें निकल आई। यहाँ पे मैं आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए लिख देता हूँ कि जिस यहाँ पे सॉरी लिख देता हूँ वैन। ठीक है, तो वैन में आपके पास ये 75% स्टूडेंट्स हैं। इसके बाद जो बाइक्स यूज कर रहे हैं, इसको वैन वाले को आप बेशक ए कह दो और बाइक्स वालों को बी कह दो, और दोनों को कंबाइन के लिए वैन एंड बाइक्स। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो अब इस लाइन पे आते हैं, ये जो लास्ट की लाइन है, अब इस पे गौर करो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सच अ रैंडमली सेलेक्टेड स्टूडेंट विल बी अ बाइक यूजर्स। बाइक यूजर्स को हमने कहा था बी, गिवन दैट ही शी कम्स इन स्कूल वैन, तो स्कूल वैन वालों को हमने कहा था ए। और हम स्टार्ट से ये बात कर रहे हैं कि गिवन दैट के बाद वाला जो इवेंट आएगा वो डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक हो गया, तो ये आप इसी तरह फाइंड करोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। ठीक है, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए आ जाएगी, ये हमने फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपके पास ऑलरेडी मौजूद है 0.20। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी आपके पास मौजूद है 0.75। इसमें वैल्यूज पुट करो और इसको कैलकुलेट करो और देखो कि आपके पास क्या आंसर बनता है। ठीक हो गया, तो ये हमारा लेक्चर था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, तो इसको हम यहाँ तक स्टॉप कर लेते हैं। दो बातें ध्यान में रखो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपने ये वाला वर्ड ढूंढना है। ठीक है, जो आपको नजर आएगा तो गिवन दैट के बाद आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को अप्लाई करना है। दूसरी बात ये ध्यान में रखो कि गिवन दैट के बाद वाला जो इवेंट आएगा वो डिनोमिनेटर में लगाना है, गिवन दैट के बाद आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से आपको अंदाजा होगा कि
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए लगाओगे या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी लगाओगे। ठीक है, तो ये दो चीजें इसमें आपने ध्यान में रखनी है। क्लियर हो गया? चलो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।